ओके रेडी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री के उपाध्याय सर में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग इस सिचुएशन में भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सभी का इस केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं, एक नया टॉपिक सीखने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ? अगर आप सब तैयार हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम वन बाय वन सीक्वेंस में देखें, जिससे कि आपकी जो डाउट, जो भी आपके मन में शंकाएं, जो भी अलग अलग तरह के डाउट, कंफ्यूजन टॉपिक से रिलेटेड है, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। बट आपको ये वीडियो, ये जो क्लासेस हैं, सीक्वेंस में वन बाय वन करके देखने हैं और अच्छे से पढ़ने हैं। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे आप फटाफट मुझे कमेंट कर सकते हो और फिर वहां से कमेंट में आप मेरा नंबर ले सकते हो। वहां पे व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूंगा आपको और वहां से आप मेरे साथ जो भी डिस्कस होगा आप डिस्कस कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइम को नहीं वेस्ट करते हैं, सीधी बात करते हैं अपने पॉइंट पर। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो टॉपिक है हमारे पास जिसे हम लोग लिखेंगे लिक्विड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड सॉल्यूशंस है। आज की जो हमारा टॉपिक है वो लिक्विड सॉल्यूशंस है। इस लिक्विड सॉल्यूशंस को हिंदी में क्या कहते हैं इसकी बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इनके पढ़ने से क्या फायदे हैं समझिए। हमारे पास होगा बाबू द्रव विलयन। जो लिक्विड सॉल्यूशंस होता है उसे हम लोग द्रव विलयन कहते हैं। और इसी द्रव विलयन के लिए आपको एक टॉपिक पढ़नी है जिसे हम लोग बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या बोलते हैं? राउल्ट्स लॉ, जिसे हिंदी में कहेंगे राउल्ट का नियम। ये जो राउल्ट का नियम है, इस नियम को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आखिर किन कारण से इस राउल्ट के नियम की हम व्याख्या करते हैं, क्यों इसकी व्याख्या करने की जरूरत पड़ी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बाबू इस टॉपिक की व्याख्या, इस टॉपिक का एक्सप्लेनेशन इसके नाम में छुपा हुआ है। क्योंकि कोई भी टॉपिक जब हम स्टार्ट करते हैं तो आपको उस टॉपिक पर सोचिए कि ये इस टॉपिक का नाम यही क्यों पड़ा। तो इसलिए पड़ा क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन मतलब द्रव विलयन। द्रव दो बार द्रव आया है जिसमें विलयन बन रहा है। दो बार दो द्रव ले रहे हैं, उसमें विलयन बन रहा है। इसका मतलब कि एक द्रव जो है विलेय हो जाएगा और दूसरा द्रव जो हो जाएगा विलायक हो जाएगा। तो जब एक द्रव आपका विलेय होगा और दूसरा द्रव जो है आपका विलायक होगा, तो द्रव विलेय और विलायक को ध्यान में रखते हुए जो हम इन दोनों के संयोजन से विलयन बनाएंगे, उस विलयन में वाष्प दाब की गणना का निर्धारण करने के लिए, ये ठीक है? यहां तक ठीक है? ओके, ये आ रहा है कंप्लीटली उसमें। ओके, देखिए जब हम लोग बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की, द्रव विलयन की, तो विलयन में हमारे पास विलेय और विलायक के जो वाष्प दाब होंगे, जो इनकी उड़नशीलता होगी, जो इनके उड़ने की प्रकृति है, उसके आधार पर हम लोग वाष्प दाब का निर्धारण राउल्ट के नियम में करते हैं। राउल्ट के नियम की सहायता से ये जानते हैं कि कौन सा द्रव विलयन से पहले कितना अधिक वाष्पशील है और कौन सा द्रव विलयन में आने के बाद उसकी वाष्पशीलता, उसका वाष्प दाब कितना है। इस तरह के तथ्यों का अध्ययन राउल्ट के नियम की सहायता से किया जाता है। तो आइए जानते हैं पहले राउल्ट के नियम का कंप्लीट डायग्राम, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, इसका प्रयोगी। बाबू मान लेते हैं कि हमारे पास विलयन बनाना है। एक पात्र लिए हम, ये पात्र है, पात्र ए है, प्लस बगल में हमारे एक और पात्र है, ये पात्र हमारा बी है। पात्र ए जो है इसमें कोई ना कोई द्रव भरे हैं हम, मान लीजिए पात्र ए में आपका द्रव भरा हुआ है और पात्र बी में भी आपके पास द्रव भरा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि पात्र ए को ढक्कन लगा करके बंद कर देते हैं, क्लोज हो गया। पात्र बी भी जो है उसी तरह से ढक्कन लगा करके हम लोग बंद कर दिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब पात्र ए के अंदर भरा हुआ द्रव जो है ये वाष्पशील प्रकृति का है। द्रव जो होता है वाष्पशील होता है, उड़ता है।
तो ये जब वाष्पित होगा तो ये धीरे धीरे वाष्पित होगा, इसके सतह पर जाकर के ये टकराएंगे, ये सतह को स्पर्श करेंगे, उसके सतह को छुएंगे। और जब द्रव के वाष्पित कण सतह को स्पर्श करेंगे तो ये अपना दाब उसके ऊपर आरोपित करेंगे, अपना दाब उसके ऊपर आरोपित करेंगे। इनके दाब का निर्धारण ही राउल्ट के नियम में करने वाले हैं। अब जो द्रव पात्र 1 पे जो द्रव भरा है वो हमारे पास, उस द्रव को मान रहे द्रव 1, और जो पात्र में हमारे पास द्रव है वह द्रव है हमारा 2। द्रव 1 जो है हमारे पास उसको हम विलेय कह रहे हैं, और जो द्रव 2 है हमारे पास हम उसको विलायक कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमारा जो द्रव 1 है वह विलेय है और जो द्रव 2 है वो विलायक है। अब आपको समझना है कि जो द्रव 1 है अभी इस पात्र में भरा है क्या, सिर्फ और सिर्फ द्रव 1। इसका मतलब द्रव 1 जो है वह क्या है, शुद्ध है, शुद्ध द्रव 1 है। यह जो द्रव है वो क्या है, द्रव 1 जो है शुद्ध द्रव है क्योंकि अकेला है, और जो द्रव 2 है ये भी आपका क्या है बाबू, शुद्ध द्रव है क्योंकि इसके साथ भी किसी को मिलाया नहीं गया है। जब दोनों द्रव शुद्ध अवस्था में है तो ये दोनों द्रव जो है अपने अपने पात्र के ऊपरी सतह पर, ऊपरी सिरा पर अपना अपना दाब आरोपित करेंगे या नहीं करेंगे, तो करेंगे। इनके द्वारा द्रव 1 के द्वारा शुद्ध अवस्था में आरोपित दाब, दाब होता है P, द्रव 1 का है इसलिए P1, और ये जो द्रव है वो शुद्ध अवस्था में मतलब अकेला है, जब वो शुद्ध है तो इसलिए P0 हो जाएगा। तो द्रव 1 का वाष्प दाब तो हमारे पास यहाँ से हम बात करेंगे द्रव 1 का वाष्प दाब। ध्यान से देखिएगा बाबू, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द्रव 1 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, कहां पर लिख रहे हैं हम, शुद्ध अवस्था में। जो हमारा द्रव 1 है, द्रव 1 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा, P0 1 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार जब ये द्रव 2 है तो ये भी अपना दाब आरोपित करेगा इस पात्र की ऊपरी सतह पर, तो यहाँ से इसके द्वारा आरोपित दाब, द्रव है कौन सा 2, तो दाब होता है P, द्रव हो गया 2, इससे दूसरा P2 हो गया, और ये शुद्ध अवस्था में इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, P0। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा द्रव 2 है, द्रव 2 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में, द्रव 2 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में क्या हो जाएगा बाबू, P0 2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम अपन लोग सीधी बात किए हैं कि द्रव द्रव विलेय है, मतलब एगो विलेय है दूसरा विलायक है। मान लीजिए हमारे पास एक पात्र है, पात्र A है और ये पात्र B है, दोनों पात्र अलग अलग हैं। पात्र A में एगो द्रव रखे हैं, उसका नाम द्रव 1 दिए हैं जिसको हम विलेय कह रहे हैं, और पात्र 2 है, पात्र B है, उसमें दूसरा द्रव रखे, दूसरा द्रव रखे हुए हैं, तो यहाँ द्रव 2 है। ये जो द्रव 2 है वो विलायक है जिसको हम लोग बात किए। अब मान लीजिए जब द्रव है तो उड़ेगा, उड़ने की प्रकृति होगी इसके अंदर, और जब ये उड़ेगा बच्चों, जब ये उड़ेगा तो इस स्थिति में यहाँ अपने सतह पर, अपने पात्र की सतह पर दाब लगाएगा। तो जो द्रव 1 के द्वारा दाब लगाया जाता है वह दाब P1 नॉट होता है। वह दाब क्या होता है, P1 नॉट, क्योंकि द्रव 1 शुद्ध द्रव है जिसका वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P1 नॉट होता है। उसी तरह से जो द्रव 2 है ये भी अपना वाष्प दाब आरोपित करेगा पात्र की ऊपरी सिरों पर, शुद्ध द्रव है इसलिए द्रव 2 का वाष्प दाब शुद्ध अवस्था में P0 2 हो जाएगा। ये हुआ। जब इनको मिश्रित कर देते हैं, जब इनको क्या कर देते हैं, मिश्रित, मतलब एक बड़ा पात्र ले लेते हैं और उस बड़े पात्र में, उस बड़े वाले पात्र में इन दोनों को डाल देते हैं। जब बड़े पात्र में दोनों को डालेंगे तो यहाँ से इसमें मिक्स हो जाएंगे दोनों के दोनों सब, ठीक है। और जब बड़े पात्र में इन दोनों को डालते हैं बाबू तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मिक्स हो गया, मिश्रित। ये जो हमारा है हम लोग यहाँ बोलेंगे ये जो है मिश्रण है। कैसा मिश्रण है भाई, तो समांगी मिश्रण है। क्लियर, क्योंकि समांगी मिश्रण को ही विलेय कहते हैं इसलिए समांगी मिश्रण है। यहाँ पे किसका किसका है, तो द्रव 1 का और किसका है भाई, तो द्रव
2 का, तो इसका मतलब कि द्रव 1 और द्रव 2 का जो समांगी मिश्रण है वही तो विलयन है भाई, हाँ या ना। तो ये आपका विलयन है और इस विलयन में पूछ रहा है कि अब बताइए कि जब द्रव अकेला था तो वो उड़ता था, जब विलयन में आया तो क्या उसकी उड़नशीलता होगी या नहीं होगी, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, ऑफ कोर्स उड़ेगा, उसकी उड़नशीलता निर्धारित होगी क्योंकि द्रव है, विलयन में आया तो द्रव न रह गया, क्या ठोस हो गया, नहीं, जब द्रव 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 बना है तो जो यहाँ से इसकी वाष्पशीलता है, जो उड़ने की क्षमता है वो बरकरार रहेगी। तो अब यहाँ पर चेक करना होता है, जांचना होता है कि विलयन के पहले द्रव 1 का वाष्प दाब ये है, द्रव 2 का वाष्प दाब ये है, तो इन दोनों द्रवों को जब आपस में मिक्स कर दिया जाएगा, आपस में मिला दिया जाता है, तो इन दोनों के दाब में क्या परिवर्तन होता है, इनका निर्धारण जो है हम लोग यहाँ करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अब जो यहाँ द्रव 2 है, द्रव 2 ये जो है क्या है, विलयन है ना, द्रव 2 विलयन में, ध्यान दीजिएगा, द्रव 2 कहाँ है बाबू, विलयन में। तो द्रव 2 का जो वाष्प दाब होगा, जो द्रव 2 का वाष्प दाब होगा वो यहाँ क्या हो जाएगा, अब नॉट हट जाएगा क्योंकि विलयन में P2 हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जो हमारे पास द्रव 1 है विलयन में, जो द्रव 1 आपके पास कहाँ है बाबू, विलयन में, तो यहाँ वाष्प दाब आपका P1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में अब जो है हमें कैसे पता चलेगा कि किसके द्वारा दाब ज्यादा आरोपित होगा और किसके द्वारा दाब कम आरोपित होगा, मतलब कौन ज्यादा उड़नशील होगा और कौन कम उड़नशील होगा, इसके बारे में जानने के लिए हम देखेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी वह ज्यादा वाष्पशील होगा और जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वह कम वाष्पशील होगा, ठीक है। तो जब आप ये समझ गए तो आपको एक बात समझनी है, ध्यान रखनी है कि मात्रा का निर्धारण जो है एक महत्वपूर्ण सांद्रता पद की इकाई मोल अंश के द्वारा की जाती है। हर जगह पे जहां भी हम लोग सांद्रता पद और उसकी मात्रा की बात करेंगे किसी भी नियम के अनुसार, तो मोल अंश की बात की जाती है क्योंकि मोल अंश जो है ये सबसे परफेक्ट मात्रक होता है। तो अब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि विलयन में हम लोग बोलेंगे कि माना कि द्रव 1 का मोल अंश विलयन में, जो द्रव 1 है उसका मोल अंश विलयन में x1 है, ठीक है। विलयन में जो द्रव 1 है तो मोल अंश क्या हो जाएगा, x1। ठीक उसी प्रकार से द्रव 2 का मोल अंश, द्रव 2 का मोल अंश विलयन में x2 है, ओके। तो अब हम लोग यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है बाबू, यही राउट का नियम था। राउट का नियम कहा कि कोई भी गैस जितनी ज्यादा मात्रा में उड़ेगी उतना ही ज्यादा दाब आरोपित होगा, मतलब जिस गैस की मात्रा अधिक होगी उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, जिस गैस की मात्रा अधिक होगी उसका वाष्प दाब ज्यादा होगा, और जब उसका वाष्प दाब ज्यादा है मतलब वो ज्यादा उड़ रहा है। इसलिए हम लोग, ये रहा आपका राउल्ट के नियम का कंप्लीट प्रायोगिक अध्ययन, मतलब यही था हम लोगों का इसका स्केच डायग्राम जो राउल्ट का नियम था। अब हम लोग जानते हैं बच्चों राउल्ट के नियम का जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि राउल्ट ने अपने नियम में कहा क्या, जो उसके आधार पर ये किए। कभी भी देखिए ध्यान से, आपको रटने नहीं देंगे हम, क्योंकि जैसे आप रटोगे तो एग्जाम आते आते एग्जाम के टाइम इतना ना प्रेशर होता है आपके दिमाग पे, जो आपका दिमाग है वो प्रेशर ले लेकर के दिमागवा जो है प्रेशर कुकर बन जाता है, और जब प्रेशर कुकर बन जाता है उसमें क्या होता है सारा हौच पौच हो जाता है, फिजिक्स वा केमिस्ट्री इंग्लिश वा मैथ वा सब उसी में मिक्स हो जाता है। अब समझ में नहीं आता कि आपको क्या करें, मतलब क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। लेकिन अगर आप सबको क्लियर डायग्राम के साथ समझे रहेंगे, इस तरह से विजुअलाइज करके देखे रहेंगे, तो ये आपको मेरी गारंटी है कि आप जो है यहाँ से इसको कभी भूल नहीं पाएंगे अगर ये आपके दिमाग में बैठ जाता है तो। अब देखिए हम लोग हेनरी राउल्ट का नियम कहता है कि स्थिर
राउल्ट का नियम भी स्थिर ताप पर ही है। ये दोनों जो है हेनरी और राउल्ट में, मैंने हेनरी में भी ताप स्थिर बताया था, राउल्ट में मैंने ताप स्थिर बता रखा है। स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील, स्थिर ताप पर किसी वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब, किसी वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब विलयन में उसके मूल अंश के समानुपाती होता है। मूल अंश के समानुपाती होता है। ये था आपका राउल्ट का नियम। राउल्ट कहते हैं कि जब कोई भी वाष्पशील द्रव है विलयन में, तो उस द्रव का जो वाष्प दाब होगा उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। मतलब मोल अंश जो है क्या बाबू, वाष्प दाब जो है यहाँ पे ना, यहाँ पे वाष्प दाब होगा, यहाँ है विलयन में जो वाष्प दाब होगा विलयन में, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए हम इसको शुद्ध कर लेते हैं। वाष्प दाब, वेरी गुड। तो वाष्प दाब कहाँ पर बाबू, विलयन में। वाष्प दाब जो है विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। चलिए मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। विलयन में उसके मोल अंश, राइट, ये कैप्चर हो रहा होगा उसमें। ओके, देखिए स्थिर ताप पर किसी भी वाष्पशील, ध्यान से देखिएगा, किसी भी वाष्पशील द्रव का वाष्प दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब ये कि हमारे पास अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट नियम के अनुसार हम लोग बोलेंगे कि जो द्रव है हमारे पास, द्रव का वाष्प दाब कहां पर बाबू, विलयन में, वो समानुपाती होगा द्रव के मोल अंश के, द्रव के मोल अंश के। मतलब द्रव का जो वाष्प दाब है कितना उड़ेगा उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए यहाँ लिख देंगे हम कि द्रव के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो ये रहा आपका द्रव के मोल अंश के समानुपाती होगा। इसलिए हम लोग इनके अनुसार अगर बात करते हैं तो द्रव एक हम लोग लिख देंगे यहाँ फॉर, या चलिए हिंदी में लिखते हैं एक, द्रव एक के लिए, द्रव वन के लिए। बच्चों ध्यान देंगे हम लोग द्रव वन के लिए वाष्प दाब जो है, विलयन में द्रव एक का वाष्प दाब कितना है जी, विलयन में द्रव एक का वाष्प दाब क्या है, P1, तो ये हो जाएगा P1। समानुपाती होगा किसके, द्रव के मोल अंश के। मतलब जो द्रव एक है इसका मोल अंश विलयन में कितना है, x1 है, क्या है, x1, तो P1 समानुपाती होगा x1 के। समझ में आया। फिर उसी प्रकार से जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो लिखिए समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कोई ना कोई एगो नियतांक आता है। वह नियतांक जो है कौन है, तो वह नियतांक द्रव, उसी द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होता है। उसी द्रव का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एक नियतांक होता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे कि P1 बराबर P01 इंटू x1 होगा। P1 बराबर P01 इंटू x1, ये समीकरण एक मान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा में, जो हमारा द्रव 2 है। द्रव 2 के लिए बाबू अगर हम बात करें आपसे तो आप खुद कहिएगा कि सर द्रव 2 का जो वाष्प दाब है क्या है, P2 है। तो सर P2 को समानुपाती करिए किसके, मोल अंश के। मतलब जो द्रव 2 का मोल अंश है क्या है, x2, तो सर आप x2 के समानुपाती कर लीजिए। जब हम x2 के समानुपाती कर लेंगे तो इस स्थिति में आप खुद ही बोल दीजिएगा फटाफट कि P2 बराबर, अब समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ भी एक नियतांक आएगा। वह नियतांक किसका रहेगा, तो उसी द्रव का होगा, उसके शुद्ध अवस्था में आएगा। बाबू यहाँ से हो जाएगा P2 बराबर P02 इंटू